यार मार्केट का माहौल ऐसा हो गया है, किसी दिन गैप अप, किसी दिन गैप डाउन, किसी दिन पूरी तरीके से नीचे चले जाता है, किसी दिन पूरी तरीके से ऊपर चले जाता है। कि शेयर बाजार में एक जो बिगिनर आता है, एक इंटरमीडिएट प्लेयर आता है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार हम अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। आफ्टर ऑल स्टॉक मार्केट की एक वोलेटिलिटी होती है, रियल एस्टेट सस्ते में नहीं मिलता है, गोल्ड कभी कभार महंगा मिलता है। सो ऐसे में ना आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पता है क्या होता है? वो होता है कि आप एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाएं। और आज की इस वीडियो में उस पोर्टफोलियो को बनाते वक्त आप लोगों को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। हम एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, जो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है ना, जो बाज़ार में आपसे 15-20 हज़ार रुपये आपका पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए, रिस्क एक्सेस करने के लिए, ये सारी चीज़ों को करने के लिए लेता है, वही सारी चीज़ें मैं फ्री में इस वीडियो में बताऊंगा। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको मेरे प्रयास पसंद आते हैं जो कि एजुकेटिव इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, तो मेक श्योर इस वीडियो को जितना हो सके लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे प्रोत्साहन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो पोर्टफोलियो आपकी बनती है ना, वो टोटल 4 स्टेप्स से बनती है। अब ये 4 स्टेप्स क्या होते हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली चीज़ आपको जो ध्यान रखनी चाहिए, एकदम सिंप्लिसिटी के साथ समझेंगे अपन, वैसे भी कॉम्प्लेक्स डेटा पे अपन बिलीव ही नहीं करते, सिंपल तरीके से समझेंगे। तो पहली चीज़ है, आपको आपका रिस्क टॉलरेंस का लेवल डिसाइड करना पड़ेगा। अब ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हो? ये आपकी इनहेरेंट क्वालिटी होती है, आपकी नीड्स और एस्पिरेशन पे डिपेंड करता है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कहता है कि यार मैं एक हायर रिटर्न चेस करने के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क लेने को भी तैयार हूँ, आई डोंट माइंड अगर मेरा बेस कैपिटल पे भी डेंट पड़ जाता है, तो बेसिकली आपका रिस्क टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है। ये किस प्रकार के व्यक्ति होंगे? या तो इनके पास बैकअप कैपिटल बहुत ज़्यादा है, या तो इनका माइंड स्पेक्यूलेटिव है, थोड़ा गैम्बलिंग टाइप का नेचर है कि डू और डाई वाला कंडीशन होता है, या फिर ये वो व्यक्ति होते हैं जिन्होंने कुछ साल तक जॉब या बिजनेस किया हुआ है और एक डिसेंट कैपिटल का बैकअप है, एंड अब इनके पास थोड़ा सरप्लस है जिसको वो रिस्क लेने को तैयार है। तो आपको पहली चीज़ अपना एक पेन पेपर लेके रिस्क टॉलरेंस डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कितनी रिस्क ले सकता हूँ, और ये भी किन पैरामीटर्स पे डिसाइड होगा वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। दूसरी चीज़ है, आपको आपके इन्वेस्टमेंट के ना गोल्स डिसाइड करने पड़ेंगे। व्हेन आई से इन्वेस्टमेंट के गोल्स डिसाइड करने पड़ेंगे, बेसिकली अलग अलग एज पे आपके अलग अलग गोल्स हो सकते हैं। फिर बेसिकली अगर आप यंग हो तो आपका एक गोल हो सकता है आने वाले 6-7 साल में मुझे एक लमसम अमाउंट से एक डिसेंट गाड़ी खरीदनी है 8 से 10 लाख के बीच की। ये आपका एक इन्वेस्टमेंट गोल हो गया। आपकी एज थोड़ी मिड स्केल पे, तो आपका ये एम हो सकता है कि यार शादी के बाद मेरा एक एम है कि मेरा खुद का एक घर हो जिसका मैं ईएमआई तो लूंगा लेकिन डाउन पेमेंट मैं खुद अपने इन्वेस्टमेंट से कर सकूं। या आप थोड़ी सी और ज़्यादा एज हो जाएगी तो आप फैमिली प्लानिंग की तरफ जाते, तो आपका एम हो सकता है कि मेरे जो बच्चे हो ना उनको मैं अच्छे से सपोर्ट कर सकूँ। इस तरह से आपके इन्वेस्टमेंट के गोल्स डिसाइड होंगे। उसके बाद आपको अपना टाइम होराइजन डिसाइड करना है। आपको डिसाइड करना है कि आप 3 साल के लिए निवेश करोगे, 10 साल के लिए करोगे, 15 साल। जितने ज़्यादा होराइजन पे जाओगे इक्विटी आपके लिए उतना अच्छा होगा। लेकिन आप बहुत कम होराइजन के लिए जाते हो जहाँ पर कि आपको पता है कि आप जो अपना पैसा पार्क कर रहे हो उसको बहुत जल्दी तोड़ नहीं सकते हो, तो आपको सेफर साइड लाइक फिक्स डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, इन सारी चीज़ों पे जाना चाहिए, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एंड जो फाइनल 4th स्टेप होता है, फाइनली सिलेक्ट द एसेट क्लास, कि आपके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, आपके टाइम होराइजन के बेसिस पे और रिस्क प्रोपेंसिटी के बेसिस पे कौन सी चीज़ आपको फिट बैठती है। तो ये सारी चीज़ें करने के कारण ही आप लोग अपना एक पोर्टफोलियो की कैटेगरी डिसाइड करते हो। और ये पोर्टफोलियो की कैटेगरी ना टोटल 5 तरीकों की होती है। वो कौन सी होती है? एक होता है जो बहुत कंजर्वेटिव होता है, तौबा तौबा मेरे को रिस्क लेने का ही नहीं, अपन को रिस्क बिल्कुल नहीं लेने का, वो पहले कैटेगरी एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव होता है। दूसरा होता है कंजर्वेटिव कि हुल्लू हुल्लू थोड़ा सा रिस्क लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तीसरा होता है मॉडरेट। मेरे हिसाब से मैक्सिमम इंडियंस इस कैटेगरी में फॉल करते कि हल्का सा रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, हल्का सा, और उसके बाद अपन जितना हो सके सेफ, फिक्स डिपॉजिट, बॉन्ड, सेविंग्स एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों पे लगाएंगे, गोल्ड एक्सेट्रा। फिर आता है एग्रेसिव। एग्रेसिव वो व्यक्ति होता है बोलता है मैं इक्विटी पे बहुत बड़ा एक्सपोजर लूंगा, अपन को डर नहीं लगता, रिस्क है तो इसके बढ़िया लगा दो पैसा, वो होता है एग्रेसिव। एंड देन उसके बाद होता है वेरी एग्रेसिव, जो पूरा का पूरा बोले भाड़ में जाए डाइवर्सिफिकेशन, भाड़ में जाए एसेट एलोकेशन, सारा का सारा इक्विटी पे डालो, डू और डाई, बनेगा तो 10x बनेगा, नहीं गया तो पूरा जीरो हो जाएगा। ये होता है एक्सट्रीमली एग्रेसिव, विच इज कंप्लीटली नो फ्रॉम माई एंड। बीइंग योर फाइनेंशियल एडवाइजर, ऑल्दो आप मेरे को पे नहीं करते हो बट लाइक्स के फॉर्म में आप लोग पे कर सकते हो, तो बीइंग योर फाइनेंशियल एडवाइजर मैं कहूँगा कि एक्सट्रीमली एग्रेसिव वाली कैटेगरी में कृपया करके ना जाए, पैसे डूब जाएंगे, बर्बाद हो जाओगे। तो ये हो गए आपकी 5 कैटेगरीज ऑफ पोर्टफोलियो। सो ये जो आपके फैक्टर से डिसाइड हुआ, तो इसके बाद आपको अपने एसेट क्लासेस डिसाइड करने पड़ते हैं। अब एसेट क्लासेस कौन से होते हैं बाजार में? डेट होता है,
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म फिक्स्ड इक्विटी हो जाता है, डेट फंड हो जाता है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स हो जाता है, कैश इन बैंक हो जाता है, मिड कैप, मल्टी कैप, स्मॉल कैप हो जाता है, गोल्ड हो जाता है। इस प्रकार की बहुत सारी कैटेगरीज होती है। जाहिर सी बात है इनमें से बहुत सारी कैटेगरीज के बारे में आपने जाना ही होगा, बट स्टिल मैं संक्षेप में आपको इन सारी कैटेगरीज से रूबरू करवा देता हूं। तो शुरुआत करते हैं अपन बॉन्ड के साथ। अब ये बॉन्ड बेसिकली होता क्या है? देखिए क्या होता है कि कोई एक कंपनी होती है ना, तो कंपनी के पास फंड्स रेज करने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक होता है कि भैया वो लोन ले ले, ठीक है, अपने एक्सपांशन के लिए वो लोन ले ले। अब इस पर यूजुअली उनको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। एक होता है कि भाई आप खुद से बूटस्ट्रैप कर लो। अब ऑब्वियसली बहुत सारी कंपनीज के पास वो नहीं होता। दूसरा होता है ना, वो आम इन्वेस्टर के पास जाती है, पहले एचएनआईज के पास जाती है, फिर कुछ बड़ी पब्लिक के पास जाती है, और वो कहते हैं कि भाई आप मुझे लेंड करो, आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हम देंगे। इसमें आपका फायदा क्या होता है? आपका ये फायदा होता है कि भाई फिक्स डिपॉजिट से तो ज़्यादा रिटर्न मिल जाते हैं, बिकॉज ये कंपनी बोलती है हम 9% का रिटर्न देंगे, 10% का देंगे, 12% का देंगे। कंपनी का फायदा क्या होता है? कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये लोग लेंड कर पाते हैं, तो ये इनका फायदा होता है। अब यही जो पैसा आता है इसको कंपनी अपने ऑपरेशंस के लिए यूज करते है, ये स्केलेबिलिटी के लिए यूज करते हैं, और बदले में आपको जो वो इंटरेस्ट रेट, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू विद कूपन रेट एंड ऑल दोज कॉम्प्लेक्स डेटा, एक सिंपल तरीके से मैं समझाऊं तो जो अलग अलग बॉन्ड्स में अलग अलग कंसेप्ट रहता है, तो ये आपको एनुअल, मंथली, क्वार्टरली इस हिसाब से पेमेंट शुरू कर देती है। अब ये होता है ना, वैल्यू निकलती है बॉन्ड की, ये अलग अलग पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। इंटरेस्ट रेट हो गया, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का क्या रेटिंग है, इन्फ्लेशन हो गया, ये सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे बॉन्ड की वैल्यू डिसाइड होती है। तो इसमें एडवांटेज क्या हो गया? पहली चीज़, फिक्स डिपॉजिट्स के रिटर्न्स को बीट कर देती है। थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क रहता है ऑब्वियसली, बट ये उनके रिटर्न्स को, इन्फ्लेशन को आराम से बीट कर देती है। वोलैटिलिटी इसमें इक्विटी से कम रहती है, बिकॉज यहाँ पर आपको एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलने वाला है जो आपको पहले से पता है। तो कम रिस्क में, इक्विटी से कम रिस्क में, कम वोलैटिलिटी में आपको एक डिसेंट रिटर्न मिल जाता है। और साथ में जो वो कैश फ्लो रहते हैं ना, वो काफ़ी स्टेबल रहते हैं कि आपको पता है कि इतना इस हिसाब से आ सकता है। तो ये होता है बॉन्ड्स। अच्छा, आपको एक और चीज़ बता दूं कि आज से पहले तो क्या होता था कि बॉन्ड्स पे केवल एचएनआईज को एक्सेस रहता था, बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति, आपके जैसे और मेरे जैसे जो गरीब लोग होते हैं, जो दिन में डोसा, शाम को इडली ये खाते हैं, उन लोगों के लिए नहीं होता था। लेकिन अब जो कोटक का एक प्रोडक्ट है चेरी, उसने ये आप लोगों के लिए डेमोक्रेटाइज कर दिया है। लेस देन 2 मिनट्स में आप यहाँ पर बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट कर सकते हो। इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट ऑफरिंग्स देता है, वन स्टॉप सोल्यूशन है भाई लोग। यहाँ पर आप चाहे ETF हो, NPS हो, जो नेशनल पेंशन स्कीम हो गया, IPO हो, बॉन्ड हो, सॉवरन बॉन्ड्स हो, गोल्ड हो, म्यूचुअल फंड हो, डेरिवेटिव्स हो, नेम इट एनीथिंग, सब कुछ आपको अंडर वन अम्ब्रेला मिलेगा। एंड देयर इज नो डाउट अबाउट कोटक एज अ ब्रांड भाई, बिकॉज कोटक तो एक वेल रेप्यूटेड, रिस्पेक्टेड ब्रांड है। तो यहाँ पे चेरी पे जाके ना आप अपने रिस्क टॉलरेंस की बेसिस पे, आपके गोल्स के बेसिस पे आराम से पिकअप कर सकते हो। बहुत ही पावरफुल डैशबोर्ड है, स्मूथ इंटरफेस है। तो अगर आप लोग भी अच्छे से प्यार से अपने पैसों को बॉन्ड्स में या किसी भी दूसरे एसेट क्लास में लगाना चाहते हो, तो मैंने लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, मेक श्योर आप जाके चेकआउट करो। अब बात करते हैं बाकी एसेट क्लासेस की भी। तो एक और इक्विटी हो गई। इक्विटी के बारे में तो खैर अपना पूरा चैनल ही आधा इक्विटी पे बना हुआ है, तो बहुत चीज़ें बात करिए, लेकिन मैं इस पर कुछ बेस्ड ऑन एसेट एलोकेशन बता दूं कि जब आप यंग होते हो, मतलब बिलो 30-35 होते हो, तब आप आपकी इक्विटी पे एक्सपोजर बढ़ा रख सकते हो, बिकॉज यू हैव टाइम इन योर हैंड, दैट इज नंबर 1। दूसरा, रिस्क आप ले सकते हो, रिस्क प्रोपेंसिटी ज़्यादा होती है। जैसे आपकी फैमिली ग्रो होती है, आपकी एज बढ़ती है, आपके जो हेल्थ कंसर्न्स होते हैं वो बढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी रिस्क प्रोपेंसिटी रिड्यूस होती है। तो आपके इक्विटी का वेटेज कम होकर आपको डेट और बॉन्ड्स, इन सारी चीज़ों पे वेटेज बढ़ा देना चाहिए। एक और जो एसेट क्लास होता है, जो भारत में सबका फेमस, सबसे ज़्यादा पॉपुलर चीज़ है, और इस एसेट क्लास जैसा ही मेरा दिल है, ज़्यादा हो गया वैसे बात करो गोल्ड की, बट अब देखो कुछ लोग ऑफेंस हो जाओ, और देखो खुद की तारीफ खुद कर दिया, नहीं भैया मजाक कर रहे हैं। तो अब जैसे गोल्ड की बात कर ली, तो आप लोगों को बता दूं, गोल्ड इज अ सेफ हेवन, इट इज कंसिडर्ड एज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज है। बट आप लोग जो इसके रिटर्न देख रहे हो, वो लास्ट 3-4 साल से बहुत ही स्टैगरिंग तरीके से बढ़ा है, उससे पहले वो इतना नहीं बढ़ा था, एंड दैट टू बिकॉज ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड मूव विच हैपेंड इन कोविड। तो एक डिसेंट एसेट क्लास है डाइवर्सिफिकेशन के लिए, बट आई वुडेंट से दिस इज द बेस्ट एसेट क्लास कि सारा पैसा यहीं पे लगा दो लाइक ट्रेडिशनल इंडियंस। अब आप लोग बोलोगे लेकिन हमारे पूर्वज तो वहीं लगाते थे। सिंपल सी बात है ना, उनके पास ऑप्शन ही कितने थे भाई।
एक हमारे जो पूर्वजों की बात करते हो, अदर देन गोल्ड एंड लैंड, उनके पास ऑप्शन ही नहीं थे. दे डिडंट इवन न्यू व्हाट वाज एप्रिशिएटिंग. वो टाइम अलग था. उसके बाद जब हमारे पापा मम्मी लोगों का टाइम आया, तो अगर आप फिक्स डिपॉजिट्स की बात करो तो एक समय पे 13-14% भी देते थे. बट टुडे इवन फिक्स डिपॉजिट्स डोंट गिव दैट काइंड ऑफ रिटर्न. पोस्ट ईडीएस अगर आप 30% ब्रैकेट में पढ़ते हो तो फिर तो आप कितना 4.2% रिटर्न बनाते हो. दैट इज़ नॉट इवन बीटिंग इन्फ्लेशन. तो आपको जाहिर सी बात है ऐसे ऑल्टरनेटिव ढूंढने पड़ेंगे जो कि आपको अच्छे रिटर्न्स दे सके. तो फिक्स डिपॉजिट भी मैंने बता दिया कि आज के टाइम पे इतना लुक्रेटिव नहीं है. बट हाँ, मैं वो वाली गैंग का मेंबर नहीं हूँ पूरे एंटी फिक्स डिपॉजिट के. बिल्कुल मत करो. आई एम अ न्यूट्रल पर्सन. आई एम लाइक कि यार उसको इमरजेंसी के लिए रखो. डोंट कीप इट फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन. जो भी पैसा आप फिक्स डिपॉजिट पे रखते हो, इट इज़ जस्ट कि आपको इमरजेंसी में कभी लग गया तो आप तनाक से उसको तोड़ो और आपके पास पैसा आ जाए. बस दैट इज द मेन इंटेंशन ऑफ कीपिंग अ फिक्स डिपॉजिट. तो इस प्रकार से ये आपके मेजर एसेट क्लास हो गए: बॉन्ड्स, इक्विटी, गोल्ड, फिक्स डिपॉजिट्स और कैश इन हैंड और कैश इन सेविंग्स. तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है. अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो मेक श्योर लाइक कर दो. तो अब ना मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ. तो वैनगार्ड ग्रुप जो दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप्स है जो कि सब कुछ मैनेज करती है एसेट्स एंड ये, तो इन लोगों ने ना अपने कुछ मॉडल पोर्टफोलियोज बनाए जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि लास्ट सेंचुरी का अगर देखें, डिकेड की बात नहीं कर रहा हूँ, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 100 सालों की बात कर रहा हूँ अप्रॉक्स, तो किस तरह का पोर्टफोलियो बनाएंगे तो किस प्रकार का रिटर्न बनता है. तो एक पोर्टफोलियो होता है, उसको कहते हैं इनकम पोर्टफोलियो. इनकम पोर्टफोलियो में क्या रहता है? 100% बॉन्ड्स एक ऑप्शन रहता है, दूसरा ऑप्शन रहता है 20% स्टॉक्स, 80% बॉन्ड्स, और तीसरा ऑप्शन जो सबसे बढ़िया ऑप्शन इनकम वाले प्रोफाइल में है वो 30% स्टॉक्स का वेटेज रखो अपने पोर्टफोलियो में, 70% बॉन्ड्स. इसको हिस्टोरिकली एक सेंचुरी तक देखा गया तो CAGR जो निकला वो निकला 7.7% का. अभी आप बोलोगे कि तो बहुत ही कम हो गया, लेकिन याद रखिए मैं पूरे 100 साल के अप्स डाउन अप डाउन अप डाउन सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ. उसके बाद जो दूसरा टाइप ऑफ पोर्टफोलियो है, और आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आप इनमें से कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो या किस तरह का पोर्टफोलियो बनाओगे. वो है बैलेंस्ड, जो दूसरा वाला है. बैलेंस्ड में क्या होता है? 60% स्टॉक्स है, 40% बॉन्ड्स है. इसका इंटरेस्टिंगली जो CAGR लास्ट सेंचुरी का है वो 9.1% है, विच मीन्स इसने हिस्टोरिकल एवरेजेस ऑफ इन्फ्लेशन को भी तोड़ा हुआ है, विच मीन्स इसने बॉन्ड्स के थ्रू हमको सिक्योरिटी भी दे दी है, विच मीन्स इसने 60% स्टॉक्स के साथ हमें अच्छे रिटर्न भी दिए. बट यू नो किस मॉडल ने सबसे तगड़ा वाला परफॉर्मेंस दिया है? वो है ग्रोथ. ग्रोथ में क्या है? एक ऑप्शन तो है आपके पास कि आप सीधे 100% स्टॉक्स डाल दो. ठीक है, आपको पता है उसका CAGR कितना? 10.3%. अब आप में से काफ़ी सारे लोग एक्साइटेड हो जाओगे, अब तो ग्रोथ ही लेना है, बैलेंस जाए भाड़ में, इनकम जाए भाड़ पे. मैं पर्सनली बैलेंस पे जाता हूँ, लेकिन ग्रोथ क्यों नहीं लेना मैं बताता हूँ. क्योंकि ग्रोथ का सिंगल ईयर का हाईएस्ट ड्रॉडाउन है 43.1%. दैट इज अराउंड 1931. जस्ट इमेजिन अगर आप कोई व्यक्ति थे जो 1910 में था, जिसने डिसाइड किया कि अगले 21 साल में मैं रिटायरमेंट लूँगा, और उसी ईयर 1931 आया और आपका ये जो ग्रोथ पोर्टफोलियो 43.1% नीचे गिरा हुआ दिखे, तो आपकी हालत क्या होगी. और बिकॉज आपका रिटायरमेंट है, आपको पैसे की ज़रूरत है, तो शायद आपको तोड़ना पड़ेगा और लॉस में लेके जाना पड़ेगा. दैट्स वाई माय डियर फ्रेंड्स, सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप बैलेंस तरीके से जाइए. 60% स्टॉक्स, 40% बॉन्ड्स, 9.1 CAGR. जय हो, रंबा हो. सो दोस्तों, आशा करता हूँ आज के इस शॉर्ट संक्षेप वीडियो में आप लोगों ने समझ लिया आपके पोर्टफोलियो कैसे होने चाहिए. एंड मेक श्योर आप चेरी को चेकआउट करो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाला है. टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग.